हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है साख सृजन। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। अब तक हम लोगों ने जितना भी टॉपिक कवर किया उसमें कई बार ये शब्द आपको सुनने के लिए मिला होगा, खास तौर से जब हम व्यापारिक बैंक या कॉमर्शियल बैंकों के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने देखा था कि जो व्यापारिक बैंक होते हैं उनके अंदर साख। तो अब ये साख सृजन क्या है, साख को कोई कॉमर्शियल बैंक कैसे सृजित करता है और किस तरीके से इसका इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है, इन सभी चीजों को हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि साख जो सृजन है बैंक होते हैं वो अपनी प्राथमिक जमाओं के आधार पर कुल जमाओं में कई गुना अधिक वृद्धि करते हैं। ठीक है, आसान भाषा में हम कहें तो कह सकते हैं कि बैंकों के पास जो पैसा जमा होता है उन जमा पैसों के आधार पर बैंक कई गुना अधिक जमाओं का निर्माण करते हैं। तो इस प्रक्रिया को ही हम कहते हैं साख सृजन या क्रेडिट क्रिएशन। तो आप बोर्ड पर देख सकते हैं एक साइकिल बना हुआ है। तो इस साइकिल के माध्यम से आपको साख सृजन को समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो जो बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करते हैं। ठीक है, और मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि किस तरीके से होती है उसका एकमात्र तरीका होता है वो अपने डिमांड डिपॉजिट के आधार पर लोगों को लोन या ऋण और अन्य अग्रिम दे करके क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई की वृद्धि करते हैं। तो जब भी बैंक कोई लोन देता है, आप इसे ऐसे समझिए कि बैंक जब किसी को कोई लोन देता है इसका मतलब ये है कि वो साख का सृजन कर रहा है और उस साख के आधार पर ही जो बोरोवर्स होते हैं, जो ऋण लेते हैं, उनकी जो क्रय शक्ति क्षमता है उसमें वृद्धि होती है। और इसके माध्यम से क्या होता है, फिर से जो बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो और स्ट्रांग होते हैं और फिर से वो अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई में वृद्धि करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि साख सृजन का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले हम साख निर्माण का आधार समझ लेते हैं। साख निर्माण का आधार क्या होता है। तो साख निर्माण के मुख्य रूप से दो आधार होते हैं। जो सबसे पहला आधार होता है उसका नाम है, या बैंक में साख की दृष्टि से दो प्रकार की जमाएं पाई जाती हैं। पहला है प्राथमिक जमा, इसको हम कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट्स, और दूसरा है गौण जमा या सेकेंडरी डिपॉजिट्स। ओके, तो जो प्राथमिक जमा होती है उसका मतलब यह है कि जब जनता अपने पैसे को बैंक में मुद्रा के रूप में जमा करती है उसको हम कहते हैं
प्राथमिक जमा, ठीक है। पुल इन बैंक्स, मतलब जब आप अपने घर से पैसा लेकर जाते हैं और जब बैंक में जमा करते हैं पैसा, है ना, उसको हम कहते हैं प्राथमिक जमा। और इसमें इस जमा की उत्पत्ति में बैंकों का कोई रोल नहीं होता है, बल्कि यह जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, उनकी बैंकिंग आदतों पर निर्भर करता है कि वो कितनी बैंकिंग फैसिलिटीज यूज करते हैं अपने डे टू डे ट्रांजैक्शंस के लिए या अदर वर्क्स के लिए, ठीक है। अब इसी डिपॉजिट के आधार पर जो कैश डिपॉजिट होता है, जिसको कि हम प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं, इसी डिपॉजिट के आधार पर जो बैंक्स होते हैं वो क्या करते हैं, अन्य व्यक्तियों को लोन प्रोवाइड करते हैं, अन्य व्यक्तियों को ऋण मुहैया कराते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई व्यक्ति किसी बैंक से लोन लेने जाता है तो बैंक क्या करता है कि उसको पैसा कैश में न दे करके, उसको पैसा नकद में न दे करके, वो उसके नाम से एक अकाउंट ओपन कर देता है और उस अकाउंट में वो पैसा जमा कर देता है, ठीक है। और उसको यह अनुमति दे देता है कि वो चेक के माध्यम से या अन्य माध्यमों से उस पैसे को बैंक लोन के अंतर्गत एक किसी व्यक्ति के नए अकाउंट में पैसा जमा कर देता है, तो वो भी एक प्रकार की जमा हुई, है ना। जिसका क्रिएशन कौन कर रहा है, उसका क्रिएशन कौन कर रहा है, उसका क्रिएशन बैंक कर रहा है ना। तो इस डिपॉजिट को हम कहते हैं सेकेंडरी। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति है ना, कोई व्यक्ति ए है, वो किसी बैंक जिसका नाम एक्स है उससे 2000 रुपए का ऋण लेता है, ठीक है। तो बैंक ये 2000 रुपए कैश में न दे करके ये रुपए उसको एक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, और आवश्यकता पड़ने पर ये जो ए व्यक्ति है इस अकाउंट से क्या करता है, अपनी जरूरत के हिसाब से पैसे निकालता रहता है। इस तरीके से जो राशि है वो नकद जमा नहीं, साख जमा, गौड़ जमा या व्युत्पन्न जमा कहते हैं। तो जब बैंक उसके खाते में पैसा ट्रांसफर करता है तो बैंक को भी पता है कि वो पूरा पैसा एक बार में ही नहीं निकालेगा, तो उसमें से भी बैंक क्या करता है, कुछ हिस्सा अपने पास रख करके बैंक किसी और, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उस बी व्यक्ति को भी ऋण दे देता है। तो इस तरीके से प्राथमिक जमा के आधार पर बैंक क्या करता है कि अपने प्राथमिक जमा डिपॉजिट्स का करता है और लोन के माध्यम से, एडवांसेस के माध्यम से क्या करता है, वो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करता रहता है, ठीक है। यहां पर हम लिखेंगे साख सृजन की प्रक्रिया, ये है प्राथमिक जमा। नकद कोष, तीसरा जो कॉलम है उसको हम कहेंगे नकद कोष अनुपात, और इसको हम कहेंगे गौड़ जमा, ठीक है। अब मान लीजिए ए बैंक है, ए बैंक में प्राथमिक जमा 100 रुपए है, नकद कोष अनुपात है ना, कैश रिजर्व रेशियो का मतलब ये होता है कि बैंक अपनी कुल जमाओं का कुछ हिस्सा अपने पास रिजर्व के रूप में
रखते हैं। वो रिजर्व हमने एग्जांपल में देखा था, मान लीजिए 20% है, ठीक है। इसको हम मान लें यदि यह जो है नकद कोष अनुपात आपका प्रतिशत है, तो 100 का 20% मतलब 20 रुपया वो बैंक अपने पास रख लेगा, शेष 80 रुपया उन लोगों को उधार दे देगा, ठीक है। इसी प्रकार से जो 80 रुपया है वो बी बैंक की प्राथमिक जमा हो जाएगी, है ना। और बी बैंक उसका 20% मतलब 16 रुपया अपने पास रख के शेष 64 रुपया वो क्या करेगा, लोगों को उधार दे देगा, किसी व्यक्ति अन्य व्यक्ति को ऋण के रूप में दे देगा। अब ये जो 64 रुपया है वो सी बैंक की प्राथमिक जमा हो जाएगी, है ना। और इस 64 रुपए का 20% मतलब 12 रुपए के पैसे बैंक अपने पास रख करके शेष जो पैसा होगा 51 रुपया 20 पैसा क्या करेगा, किसी अन्य व्यक्ति को उधार दे देगा। इस तरीके से क्या कर रहा है जो बैंक है, वो बैंक अपने प्राथमिक जमा पर के आधार पर कई गुना अधिक लोन लोगों को बांट रहा है, जिससे कि जो कुल डिपॉजिट है, कुल डिपॉजिट में वृद्धि होगी, ठीक है। सॉरी। तो ये एक प्रकार का बैंकों का एक मैकेनिज्म होता है, और ये जो शक्ति होती है केवल किसी अर्थव्यवस्था के कॉमर्शियल बैंक के अंदर ही पाई जाती है ना। जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं उनके अंदर ही पाई जाती है, और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है ना। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि जो टोटल डिपॉजिट है वो 500 ना हो जाए, है ना। नकद कोष अनुपात जितना पैसा रखा रहा है उसका मान 100 ना हो जाए, और जो सेकेंडरी डिपॉजिट है वो 400 रुपए ना हो जाए, ठीक है। तो बैंक क्या करता है, 100 रुपए के आधार पर यदि कैश रिजर्व रेशियो 20% है, 20% का मतलब क्या है कि प्रत्येक 100 रुपए में अपने पास वो 20 रुपए रखेगा। तो यदि बैंक के पास 100 रुपए है तो वह अपने 100 रुपए के आधार पर कुल 500 रुपए की जमा क्रिएट करता है, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि कैश रिजर्व रेशियो या नकद कोष अनुपात है, इसका मतलब ये है कि जो वो प्राथमिक जमा है उससे 5 गुना अधिक वो पैसा बना सकता है ना। इसका मतलब ये है कि जो क्रेडिट क्रिएशन होगा 100 रुपए का होगा, क्योंकि कुल जमा में प्राथमिक जमा भी शामिल है। तो कुल जमा में से यदि हम 100 रुपए निकाल दें तो शुद्ध शुद्ध जितने पैसे का निर्माण हुआ, जितने क्रेडिट का निर्माण हुआ, वो अमाउंट आपका 400 रुपए होगा। अब इसको हम गणितीय सूत्र के माध्यम से समझें तो क्रिएशन is equal to primary deposits divided by cash reserve, ठीक है। इसको हम प्राइमरी डिपॉजिट को P से प्रदर्शित करते हैं और कैश रिजर्व रेशियो को R से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो टोटल क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई R, या प्राइमरी डिपॉजिट प्राथमिक जमा डिवाइडेड बाई नकद कोषानुपात। अब एक एग्जांपल लें, मान लीजिए कि हमारा जो प्राइमरी डिपॉजिट है वो 8,000 रुपया है, ठीक है। और जो हमारा R है, नकद कोषानुपात है, वो कितना है, 10% है। तो टोटल
क्रेडिट क्रिएशन या TCC कितना होगा, इज इक्वल टू 8,000 डिवाइडेड बाई 1/10, है ना। इसको यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिलेगा 8,000 इंटू 10 इज इक्वल टू 80,000। ठीक है, इसका मतलब यह है कि किसी एक व्यक्ति ने बैंक में 8,000 रुपया जमा किया और उस 8,000 रुपए के आधार पर जो बैंक है वो 80,000 रुपए के बराबर क्या कर रहा है, डिपॉजिट में वृद्धि कर रहा है। यदि हम उस 80,000 में से 8,000 घटा दें तो फ्रेश जो क्रेडिट क्रिएशन हुआ वो कितना होगा, 72,000, है ना। तो इस 8,000 रुपए के आधार पर क्या कर रहा है, वो 72,000 के बराबर साख का निर्माण कर रहा है। इसी को हम कहते हैं व्युत्पन्न जमा या गौण जमा या सेकेंडरी डिपॉजिट। अब एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कोई भी बैंक अपनी प्राथमिक जमा का कितने गुना अधिक साख का निर्माण कर सकता है, वो निर्भर करता है साख गुणक पर। साख गुणक, इसको कहते हैं हम इंग्लिश में क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो साख गुणक का मतलब यह होता है कि कुल जमा में वृद्धि, है ना, कुल जमा में वृद्धि वृद्धि का जो अनुपात होता है उसी को हम कहते हैं साख गुणक या क्रेडिट मल्टीप्लायर, है ना। कुल जमा में वृद्धि और प्राथमिक जमा में वृद्धि का जो अनुपात होता है उसी को हम कह देते हैं साख गुणक, या प्राथमिक जमा में वृद्धि के फलस्वरूप कुल जमा में कितनी वृद्धि होती है इसी को हम कहते हैं साख गुणक। उदाहरण के लिए यदि प्राथमिक जमा में 100 रुपए की वृद्धि होती है, ठीक है, प्राथमिक जमा में यदि 100 रुपए की वृद्धि होती है तो कुल जमा में 1,000 रुपए की वृद्धि हो जाए, ठीक है। प्राथमिक जमा में यदि 100 रुपए की वृद्धि होती है और इसके फलस्वरूप कुल जमा में 1,000 रुपए की वृद्धि हो जाए तो साख गुणक का जो मान होगा वो कितना होगा, 10 होगा। और साख गुणक का मान यदि 10 है, इसका आशय यह होगा कि आप जितना भी रुपया बैंक में जमा करेंगे बैंक उससे गुना अधिक साख का निर्माण करेगा। 10 उससे 10 टाइम्स, सॉरी, बैंक उससे 10 टाइम्स अधिक क्या करेगा, क्रेडिट का क्रिएशन करेगा। और जो साख गुणक का मान होता है, क्रेडिट मल्टीप्लायर का मान होता है, वो पर निर्भर करता है और यह नकद कोष अनुपात से विपरीत रूप से संबंधित होता है। मतलब नकद कोष अनुपात जितना ही अधिक होगा क्रेडिट मल्टीप्लायर का मान उतना ही कम होगा। इसको आप ऐसे समझें कि नकद कोष अनुपात का मान अधिक होने का आशय यह है कि बैंकों को पहले से अधिक रुपया अब अपने पास कैश के रूप में रिजर्व रखना पड़ेगा, है ना। मान लीजिए कि 100 रुपए हैं तो पहले आर का मान 10 था, अब आर को यदि हम 20% कर दें इसका मतलब यह है कि 100 में से 20 रुपया अब अपने बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा, जहां की पहले वो 100 रुपए में से केवल 10 रुपए अपने पास रख रहा था, शेष 90 रुपए उसके पास बच रहे थे लोगों को लोन देने के लिए। अब उसके पास केवल 80 रुपए ही बच रहे हैं लोगों को लोन देने के लिए। आर यदि कम है तो क्रेडिट मल्टीप्लायर का जो मान होगा वो
क्या होगा, अधिक होगा, और क्रेडिट मल्टीप्लायर का मान अधिक होगा। इसका मतलब यह है हार है वो 30% है। इसका मतलब यह है कि बैंक 100 रुपए में से 30 रुपए अपने पास रिजर्व के रूप में रखता है, से 70 रुपए वो किसी और को लोन दे सकता है। लेकिन यदि आर का मान कम हो जाए और वो घट करके 10% हो जाए, इसका मतलब क्या है कि जो क्रेडिट मल्टीप्लायर का जो वैल्यू है, जो साइज है, वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जा रहा है? क्योंकि पहले जहां वो केवल 70 रुपए उसके पास बच रहे थे लोन देने के लिए, अब उसके पास क्या हो रहा है, 90 रुपए बच रहे हैं दूसरे लोगों को ऋण देने के लिए। तो इस तरीके से कितनी गुना अधिक वृद्धि होगी कुल साख में, वो निर्भर करता है साख गुणक के मान के ऊपर, और साख गुणक का मान निर्भर करता है नकद कोष अनुपात के ऊपर, जिसका कि फॉर्मूला होता है साख निर्माण की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। तो सबसे पहले जो इसकी लिमिट होती है वो होती है मुद्रा की मात्रा। देश में मुद्रा की मात्रा जितनी ही अधिक होगी उतना ही अधिक बैंक क्या करते हैं, क्रेडिट क्रिएशन करते हैं या साख का सृजन करते हैं। दूसरा बहुत अच्छे से आपको पता है और सबसे इंपॉर्टेंट ये लिमिटेशंस है जो कि बैंकों के साख निर्माण की शक्ति को प्रभावित करता है, वह है नकद कोष, नकद कोषानुपात। ठीक है, इसको हम कहते हैं कैश रिजर्व। हम जब आरबीआई के बारे में आपको पढ़ाएंगे तो इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे, और इससे पहले भी हमने इसको समझा कि रिजर्व रेशियो का प्रभाव बैंकों की साख निर्माण की शक्ति पर कैसे पड़ता है। इसको भी यदि हम एक उदाहरण से समझ लें तो हमें बात आसान लगने लगेगी। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं एक टेबल का सहारा। ये आर है, मतलब नकद कोष अनुपात है। ये प्राइमरी डिपॉजिट होगा, है ना, पीडी, इसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं पीडी। तीसरा जो कॉलम है इसको हम लिखेंगे टीडी, है ना, टीडी। टीडी का मतलब ये है टीडी इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई आर। पी क्या है, प्राइमरी डिपॉजिट। इसको हम शॉर्ट में सीसी लिख देते हैं, सी सी। और यह इक्वल होता है किसके, टोटल डिपॉजिट माइनस प्राइमरी डिपॉजिट के। अब मान लीजिए नकद कोषानुपात 10% है। इसका मतलब बैंक प्रत्येक 100 रुपए में से 10 रुपए अपने पास रिजर्व के रूप में रखेगा, और प्राथमिक जमा 1000 है ना। तो टोटल जो डिपॉजिट होगा वो कितना होगा, वो 10 टाइम्स। तो इस तरीके से 10 इंटू 1000 इज इक्वल टू 10,000, है ना। तो साख का निर्माण कितना हुआ, तो हमने लिखा है साख निर्माण का फॉर्मूला टोटल डिपॉजिट माइनस प्राइमरी डिपॉजिट। तो इस 10,000 में से वो टोटल क्रेडिट क्रिएशन होगा। अब मान लीजिए कि कैश रिजर्व रेशियो कम हो जाता है, घट करके 5% हो जाता है। कैश रिजर्व रेशियो 5% होने का मतलब यह है कि बैंक अब पहले जहां 100 में 10 रुपए अपने पास रिजर्व रख रहा था, उसके स्थान पर बैंक अब 100 में से 5 रुपए
अपने पास रिजर्व के रूप में रखेगा। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक 100 रुपए पर वो 20 गुना अधिक डिपॉजिट पैदा करेगा। 20 टाइम्स अधिक वो क्या करेगा, टोटल डिपॉजिट में वृद्धि कर देगा। तो यदि प्राइमरी डिपॉजिट आपका 1000 रुपए ही रहे और इसको हम 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल डिपॉजिट कितना होगा, 20,000। देखिए 10% से 5% अगर कम हुआ आर तो क्या हो रहा है, प्राइमरी डिपॉजिट सेम है लेकिन जो क्रेडिट क्रिएशन है, टोटल डिपॉजिट है, वो कितना हो जा रहा है, 10,000 के स्थान पर 20,000 हो रहा है। और टोटल जो क्रेडिट क्रिएशन होगा आपका 20,000 में से आप 1,000 घटा देंगे तो 19,000 टोटल क्रेडिट क्रिएशन। जब CRR % था तो टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना था, जब CRR 5% हो गया कम होकर के, बैंक क्या कर सकते हैं, 19,000 रुपए के बराबर क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं। अब एक और स्थिति हम देख लें कि जब CRR क्या कर रहा है, 20% या कैश रिजर्व रेशियो 20% हो जाए और प्राइमरी डिपॉजिट 1,000 रुपया है, इसका मतलब यह है कि प्राइमरी डिपॉजिट का 5 गुना अधिक। अब 100 रुपए में से बैंक 20 रुपए अपने पास रख रहा है, इसका अर्थ हुआ कि बैंक अपने प्राथमिक जमा का 5 गुना अधिक क्या करेगा, साख का निर्माण करेगा। इसको हम लिख सकते हैं 5 into 1,000 इज इक्वल टू 5,000, है ना। और यदि हमको टोटल क्रेडिट क्रिएशन ज्ञात करना हो तो हम टोटल डिपॉजिट में से प्राइमरी डिपॉजिट को घटा देंगे, जो कि होगा 5,000 माइनस 1,000 इज इक्वल टू 4,000। अब देखिए आर का मान यदि 20% हो जाए तो टोटल क्रेडिट क्रिएशन 4,000 रुपए का ही होगा। तो आप समझ सकते हैं कि क्रेडिट क्रिएशन निर्भर करता है कि नकद कोषानुपात कितना है। कैश रिजर्व रेशियो जितना ही कम होगा क्रेडिट क्रिएशन उतना ही अधिक होगा, कैश रिजर्व रेशियो जितना ही अधिक होगा क्रेडिट क्रिएशन उतना ही कम होगा। तीसरा जो इसका आधार होता है वो होता है प्राथमिक जमाओं की मात्रा। प्राथमिक जमाओं की मात्रा, किसी भी बैंक में प्राथमिक जमाओं के रूप में कितना पैसा जमा हो रहा है उससे भी बैंकों की शाख निर्माण की शक्ति प्रभावित होती है। चौथा जो सबसे प्रमुख आधार है वो है जनता की मुद्रा की मांग। जनता जितना अधिक अपने पास कैश में रखने का प्रयास करेगी, है ना, उतना ही कम साख का निर्माण होगा। लोग अपने पास यदि पैसे को होल्ड करने लगेंगे, अधिक पैसा अपने पास रखने लगेंगे और बैंकों में जमा नहीं करेंगे तो इससे क्या होता है, बैंकों की साख सृजन की क्षमता प्रभावित होती है। पांचवा लिमिटेशन होता है बैंकों का केंद्रीय बैंक के पास जमा। ठीक है, तो जब हम केंद्रीय बैंक के बारे में पढ़ेंगे, RBI के बारे में पढ़ेंगे तो वहां हम देखेंगे कि बहुत सारी रिजर्व्स, बहुत सारी जमाएं रिजर्व बैंक अपने पास बैंकों से रखवाता है। तो वो जमाएं जितनी ही अधिक RBI अपने पास रखवाता है, बैंकों के साख सृजन की क्षमता उतनी ही कम होती जाती है। और बैंकों का जो रिजर्व बैंक के पास जमा है वो जितना ही कम होगा वो क्या करेगा, बैंक अधिक से अधिक लोन देने में सक्षम हो पाते हैं। छठवां है व्यापार एवं उद्योग का
विकास, ठीक है, जितना ही और उद्योग का विकास होगा उतना ही अधिक बैंक क्या करेंगे, लोगों को लोन देंगे और उतना ही अधिक साख निर्माण होगा। सातवां लिमिटेशन है जिसको हम कहते हैं मौद्रिक नीति, है ना। मौद्रिक नीति क्या होती है इसको हम बहुत विस्तार से आगे पढ़ेंगे। तो मौद्रिक नीति के माध्यम से भी जो रिजर्व बैंक है वो बैंकों के साख निर्माण की क्षमता को प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हो गए जिनके माध्यम से या जिनके कारण बैंकों के साख सृजन की शक्ति पर एक लिमिटेशन उत्पन्न हो जाती है। तो इस प्रकार से आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि साख सृजन क्या होता है, कैसे साख का सृजन बैंक के द्वारा किया जाता है और साख सृजन की सीमाएं क्या क्या हैं। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।